सच बोल वरना जान से मार देंगे। मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब मैं तो आर्मी वाला हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सर्दियों की हल्की शाम थी। सड़क पर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी। उसी बीच काली रॉयल एनफील्ड की गड़गड़ाहट सुनाई दी और धुंधले रास्ते से एक जवान बाइक पर उभरा। नाम वीर प्रताप सिंह। भारतीय सेना का अनुशासित, शांत लेकिन भीतर से आग का बना जवान। खाकी हरे रंग की वर्दी उसकी छाती पर बिल्कुल फिट थी। कंधों पर लगे बैज और कमर पर बंधी बेल्ट साफ बता रहे थे, ये आदमी ड्यूटी सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान मानता है। वो एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। उसका मन घर जाने को बेताब था। 9 महीने बाद वो पहली बार छुट्टी पर आया था। उसके कानों में उसकी मां की आवाज गूंज रही थी, बेटा जल्दी आना, तेरी पसंद के परांठे बनाए हैं। लेकिन किसे पता था 2 किलोमीटर आगे उसका जीवन एक ऐसे मोड़ में मुड़ने वाला था जिसने पूरे जिले की हवा बदल डालनी थी। आगे मोड़ पर पुलिस की एक स्कॉर्पियो, एक पुरानी बोलेरो और 2 बाइकें खड़ी थी। लाल कोन सड़क पर लगे हुए थे। 3 कांस्टेबल और 1 दरोगा सड़क पर चिल्लाते हुए गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग कर रहे थे। दरोगा विक्रम सिंह यादव, जिला का सबसे दबंग, सबसे घमंडी और सत्ता का नशा जिसकी हर सांस में घुला हुआ था। वो बोल रहा था, अरे ओ बलवंत, नंबर चेक कर लिया? और वो स्कूटी वाली, उसे वापस भेजो। किसी को जाने मत दो बिना पूछताछ के। जैसे ही वीर प्रताप की बाइक करीब आई, एक कांस्टेबल चिल्लाया, साहब कोई आर्मी वाला आ रहा है। दरोगा ने गर्दन उठाई। उसकी आंखों में हिकारत तैर गई। उसे वर्दी से नफरत नहीं थी, बस उसे किसी दूसरे की वर्दी को अपने से बड़ा देखना मंजूर नहीं था। वीर प्रताप ने बाइक रोकी और सलामी दी। सर कुछ चेक करना हो तो बताइए। लेकिन दरोगा का जवाब एक तिरछी मुस्कान था। नाम क्या है तेरा? वीर प्रताप सिंह, भारतीय सेना। समझा कौन है तू? यहां हमारी चलती है, उतर बाइक से। वीर प्रताप चुपचाप उतर गया। वो जानता था अनुशासन पहले आता है। दरोगा उसके पास आया और बेहद तिरछी नजर से बोला, बहुत अकड़ है फौजी, यूनिफॉर्म पहन ली तो खुद को देश का मालिक समझने लगा। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर, बस जंदी में हूं। बस यही बात दरोगा को चुभ गई। ओए इसे देखो, उल्टा जवाब देता है। कांस्टेबल हंसने लगे। दरोगा ने गुस्से में उसके पहचान पत्र को जोर से पटक दिया। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टोकने की? लगता है रात भर थाने में बिठाना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे। तभी एक कांस्टेबल बोला, साहब भीड़ बढ़ रही है। दरोगा गरजा, तो क्या हुआ? आज इस फौजी को दिखाता हूं पुलिस की ताकत। वो जोर से चिल्लाया, पकड़ो इसे। 4 पुलिस वालों ने बिना कुछ सोचे वीर प्रताप को धक्का दिया। उसकी कोहनी बैरिकेड से टकराई, लेकिन उसने फिर भी हाथ नहीं उठाया। उनका सम्मान उसकी ट्रेनिंग में था। भीड़ में एक 19 साल का लड़का, रोहित, जो टिकटॉक बनाता था, व्लॉग करता था, हमेशा मजाक में जीने वाला, पर आज उसने कुछ गंभीर देखा। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले वीर प्रताप को पकड़कर बोले, चल अंदर जीप नो बैठ। वीर प्रताप ने शांत स्वर में कहा, आप बिना वजह। लेकिन बात पूरी होने से पहले एक कांस्टेबल चिल्लाया, बहुत बोलता है, मार कर सिखाएं क्या? रोहित की रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कैसे एक अनुशासित जवान को सिर्फ अहंकार में धकेला जा रहा है। दरोगा बोला, लिख दो इसकी बाइक दौड़ाकर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, हम पे हमला किया तब घूम रहा था संदेहास्पद हालत में। कांस्टेबलों ने तुरंत एक कागज लाकर बढ़ाया। वीर प्रताप को मजबूर किया। लोग चिल्ला रहे थे, गलत है, वीडियो बना रहा हूं भाई, ये क्या कर रहे हो? पर पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने वीर प्रताप को जीप में धक्का देकर डाला। दरोगा बोला, अब दिखाता हूं तुझे फौजी थाने का असली रंग। रोहित चुपचाप खड़ा वीडियो बनाता रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आया उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग
आने वाले समय का सबसे बड़ा विस्फोट बनने वाली है। थाने पहुंचते ही वीर प्रताप को एक कमरे में ले जाया गया। चौकीदार ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर तेज लाइट, गर्म माहौल और तनाव भरी हवा थी। दरोगा बोला, बिकाऊ वर्दियों वाले, यहां तू सैनिक नहीं, सिर्फ एक कैदी है। उसने धमकी भरे सवाल पूछे, झूठे आरोप लिखवाए, मानसिक दबाव डाला और वीर प्रताप पर आरोप मढ़ने की कोशिश की। थाने की दीवारें इस अन्याय को चुपचाप सुन रही थीं। वीर प्रताप की आंखों में केवल एक दर्द था, वर्दी की बेइज्जती। रोहित ने वीडियो पोस्ट किया। अगले 20 मिनट में 1. वीडियो वायरल, 2. हजारों शेयर, 3. #जस्टिस फॉर सोल्जर ट्रेंड, 4. सेना के ऑफिसर्स तक मामला पहुंचा और फिर करीब रात 8:45 पर वीडियो भारतीय सेना की यूनिट में कर्नल अरविंद राठौड़ तक पहुंचा। वीडियो देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह सिर्फ एक जवान पर हमला नहीं था, यह भारतीय सेना के सम्मान पर सीधा प्रहार था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जवानों को तैयार करो, हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों ने तुरंत ट्रक तैयार किया। पूरी यूनिट एक साथ निकली। कर्नल सामने खड़े थे, आंखों में तूफान, दिल में न्याय की आग। ट्रक में चढ़ते हुए उन्होंने बस एक बात कही, जिस थाने में हमारे सैनिक की आवाज दबाई गई है, आज वहीं हमारी आवाज गूंजेगी। और सेना का विशाल ट्रक गर्जना करता हुआ थाने की ओर बढ़ चला। रात 9:30 बजे थाने के बाहर अचानक सन्नाटा फैल गया। हवा भारी हो गई। लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। फिर गड़गड़ाहट। एक विशाल सैन्य ट्रक थाने के सामने आकर रुका। उसका वजन महसूस किया जा सकता था। कर्नल राठौड़ नीचे उतरे। उनके पीछे 18 जवान ऊपर से नीचे तक अनुशासन में बंधे हुए। उनकी चाल, उनकी आंखें, सब में सवाल था, हमारे जवान को कहां रखा है? थाने के गेट पर खड़ा पहरेदार कांपते हुए बोला, साहब, किससे मिलना था? कर्नल की भारी आवाज गूंजी, दरोगा विक्रम सिंह यादव से। कर्नल ने बिना पूछे अंदर कदम रखा। वे सीधे मेन हॉल में पहुंचे। पुलिस वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे। दरोगा हाथ में चाय का कप लिए बाहर आया। कर्नल को देखकर चौंक गया, लेकिन जल्दी ही अपने अहंकार को वापस चेहरे पर ले आया। आप लोग यहां कैसे? कर्नल ने बिना एक शब्द बोले वीर प्रताप की गिरफ्तारी की कॉपी उठा ली। पन्ने पलटे, झूठ लिखा हुआ साफ दिख रहा था। कर्नल बोले, ये रिपोर्ट किसकी लिखी है? दरोगा ने अकड़ कर कहा, हमारी, पुलिस की। फौज यहां आदेश नहीं देती। कर्नल की आंखें सिकुड़ गई। वीर प्रताप एक कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ मेज पर थे, आंखों में अपमान की आग, पर चेहरे पर वही अनुशासन। एक कांस्टेबल धीरे से बोला, बाहर आर्मी वाले आ गए हैं। वीर प्रताप का दिल धड़क उठा, अपने साथियों पर गर्व से। कर्नल राठौड़ ने थाने के ओसी से कहा, हमारे जवान को तुरंत रिहा करो। दरोगा बीच में कूदकर बोला, कानून का पालन सबको करना पड़ता है, फौजी हो या नेता, ये थाना है। कर्नल धीरे से आगे आए। उनकी आवाज में अटूट दृढ़ता थी। तुमने कानून नहीं तोड़ा, तुमने मर्यादा तोड़ी है। दरोगा मुस्कुराया, एक ऐसे आदमी की तरह जिसने अपने पद का पूरा नशा सिर पर चढ़ा रखा हो। आर्मी के जवान धीरे धीरे फैलकर पूरे थाने को एक घेरे में ले चुके थे। न कोई हथियार निकाला, न कोई आवाज, बस उनकी मौजूदगी ही हवा बदलने के लिए काफी थी। पुलिस वालों के गले सूखने लगे। कांस्टेबल फुसफुसा रहे थे, ये मामला तो बड़ा हो गया, वीडियो वाला लड़का भी आया है बाहर, एसपी साहब को कॉल करो। दरोगा गरजता रहा, ये थाना है, यहां मेरी चलती है। कर्नल ने बिल्कुल शांत होकर कहा, अब बस एक बात बताओ, हमारे जवान ने क्या गलती की? दरोगा कुछ बोलता उससे पहले एक जवान मोबाइल आगे बढ़ाता है। वही वायरल वीडियो। वीडियो में सब था, धक्का, झूठा केस, गाली, शक्ति का दुरुपयोग। थाने के हॉल में सन्नाटा छा गया। कर्नल ने कहा, ये वीडियो जिला प्रशासन, सेना मुख्यालय और मीडिया तक पहुंच चुका है। अब बताओ आगे क्या होगा? दरोगा पसीना पहुंचने लगा। उसकी आवाज धीमी पड़ी। वो वीडियो तो, कर्नल बोले, वीडियो झूठ नहीं बोलता। ये लाइन थाने की दीवारों पर गूंज गई। इंस्पेक्टर ने जल्दी से कमरे का ताला खुलवाया।
वीर प्रताप बाहर निकला। उसने कर्नल को सलामी दी। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू अकेला नहीं है बेटे। ये पल वीर प्रताप की आंखों में उतर गया। थाने के सभी पुलिस वाले खड़े थे। किसी के पास बोलने को शब्द नहीं थे। वीर प्रताप बाहर आया। भीड़ जुट चुकी थी। लोग जय जयकार कर रहे थे। मोबाइल कैमरे चमक रहे थे। दरोगा ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी पकड़ ली। गुस्सा दब चुका था, डर बाहर आ चुका था। तभी थाना प्रभारी बोला, साहब, एसपी साहब लाइन पर हैं। दरोगा फोन लेकर बाहर गया और अगले ही मिनट लौट कर आया। चेहरा पीला, आंखें ढीली, पैर कांपते हुए। मुझे निलंबित कर दिया गया है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कांस्टेबल भी चौंक गए। एक जवान बोला, सर, इसे अरेस्ट क्यों ना किया जाए? कर्नल ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। हमारी सेना बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए खड़ी होती है। वो लड़का रोहित जो वीडियो बनाकर खड़ा था, अब कर्नल के पास आकर बोला, सर, मेरे पास एक और वीडियो है। कर्नल ने कहा, दिखाओ। वीडियो में दिखाई दे रहा था दरोगा और एक व्यापारी के बीच छुपी हुई पैसे की डील। जिस वक्त वीर प्रताप को रोका गया था उसी समय। मतलब वीर प्रताप तो बस अहंकार का बहाना था। असल वजह थी दरोगा की अवैध वसूली पकड़े जाने का डर। ये वीडियो मामले को पूरी तरह पलटने वाला था। कर्नल ने कहा, इस बच्चे ने आज न्याय कर दिखाया है। एसपी स्वयं थाने पहुंच गया। उसने दरोगा से बैज, पिस्टल और कैप उतरवा ली। अब तू पुलिस में नहीं रहा, अगला मामला न्यायालय देखेगा। पूरा थाना देख रहा था। दरोगा ने पहली बार सिर झुका दिया। उसकी दहशत, उसका घमंड, सब आज खत्म हो चुका था। कर्नल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, एक सैनिक की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, इस देश का सम्मान है। आज आपने उसे बचाया है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। वीर प्रताप ने रोहित को गले लगाया। तूने हिम्मत दिखाई बेटे। हूं तो तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं और कोई कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता। चल ठीक है, जो मर्जी है कर ले तू। सुन ले दरोगा, तूने गलत औरतों से पंगा ले लिया है। तू क्या करेगी मेरा? बाजार में एक सड़क के किनारे सावित्री देवी रोज की तरह अपने ठेले पर ताजे ताजे नारियल बेच रही थी। सावित्री की उम्र लगभग 55 के पास थी। उनका एक ही इकलौता बेटा सूरज था, जिसको उसने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन आज सूरज बॉर्डर पर तैनात देश की रक्षा कर रहा था। सावित्री को अपने बेटे सूरज पर बहुत ही नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपका बेटा क्या करता है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, मेरा बेटा सूरज बॉर्डर पर देश की रक्षा करता है। लेकिन सावित्री आज भी कभी कभी बाजार में अपने छोटे से ठेले पर नारियल बेचने लग जाती, लेकिन अपने बेटे को कभी नहीं बताती। एक दिन सावित्री ग्राहकों को नारियल थमा ही रही थी कि तभी बाजार की भीड़ को चीरती हुई एक बाइक सीधे सावित्री के ठेले के पास आकर रुकी। बाइक पर दरोगा भानु प्रताप बैठा था और पीछे एक सिपाही। दोनों का चेहरा अकड़ से भरा हुआ था। दरोगा बिना किसी बात के बाइक से उतरा और सीधे ठेले के सामने आकर एक नारियल उठा लिया और नारियल पानी पीने लगा। बाजार के लोग देख तो रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। दरोगा ने सख्त आवाज में कहा, अरे वाह, नारियल पानी तो बहुत अच्छा है। सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब, अगर चाहे तो कुछ नारियल पैक कर दूं। दरोगा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हां कर दो, लेकिन देख कर देना, कहीं कोई नारियल खराब ना हो। सावित्री देवी ने बिना कुछ कहे 4 नारियल चुने, उन्हें पॉलिथीन में रखा और धीरे से दरोगा को थमा दिए। उसी समय दरोगा बिना पैसे दिए वहां से जाने लगा कि तभी सावित्री ने धीरे से कहा, साहब, पैसे तो दीजिए। दरोगा ने सख्त आवाज में कहा, क्या कहा तूने? सावित्री देवी ने बिना हिचकिचाए कहा, साहब, पैसे दीजिए, नारियल फ्री में नहीं आते। दरोगा ने गुस्से में कहा, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? सावित्री देवी ने बहुत शांत होकर कहा, साहब, आप चाहे कोई भी हो, मैं तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूं। दरोगा ने सख्त आवाज में कहा, बहुत चल रही है तेरी जुबान। अब बुढ़िया ज्यादा बोलोगी ना, 1 मिनट नहीं लगेगा तुझे अंदर करवाने में। सावित्री ने साफ आवाज में कहा, साहब, पैसे दीजिए। बस इतना कहना ही था कि दरोगा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया
और बिना कुछ सोचे समझे दरोगा भानु प्रताप ने सावित्री के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े लोग चौंक गए। ठेले पर रखे कुछ नारियल भी हिलकर नीचे गिर गए। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। बाजार का माहौल पल भर में सन्नाटे में बदल गया। दरोगा ने अकड़ कर कहा, आगे से मेरे सामने जुबान चलाई ना, याद रखना क्या होगा। इतना कहकर दरोगा भानु प्रताप बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। सावित्री का चेहरा जल रहा था, आंखें लाल हो गईं। लेकिन बाजार की इसी भीड़ के बीच एक लड़का खड़ा था, साधारण कपड़ों में, साधारण चेहरा पर दिमाग तेज। उसका नाम आर्यन था। वह दूर से ये सब देख रहा था और उसके हाथ में फोन था और कैमरा चालू। वह सावित्री देवी को पहले से जानता था। आर्यन ने पूरी घटना फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। दरोगा का भीड़ चीरते आना, बिना पूछे नारियल लेना, पैसे मांगने पर भड़क जाना और वह जोरदार थप्पड़। उसने वीडियो सेव किया और उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा दिखा। उसने मन ही मन ठान लिया कि यह वीडियो अब तो सूरज के पास पहुंचाना ही है। सूरज जो देश की सीमा पर तैनात था और जिसकी मां रोज अकेले तपती धूप में ठेला लगाती थी। आर्यन ने बिना देर किए वीडियो सूरज के फोन पर भेज दिया। सूरज बॉर्डर पर तैनात देश की रक्षा कर रहा था कि उसी समय सूरज का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने वीडियो चलाया और ध्यान से देखा तो उसकी सांसें जैसे रुक गई हों। उसने देखा कि कैसे दरोगा आया और बिना पूछे नारियल उठाकर नारियल पानी पीने लगा। कैसे उसकी मां शांत खड़ी होकर देखती रही और कैसे पैसे मांगने पर दरोगा ने सूरज की मां सावित्री के गाल पर जोरदार थमकता हुआ थप्पड़ मारा। यह सभी देखकर सूरज की आंखें फैल गईं। उसका सीना गुस्से से धड़कने लगा। सूरज ने ठान लिया कि अब तो इस दरोगा को सबक सिखाना ही है। उसी समय सूरज बिना देर किए अपने अधिकारी के पास गया और बोला, सर, मुझे छुट्टी चाहिए। अधिकारी ने पहले पूछा, सूरज, तुम इतनी जल्दी घर क्यों जाना चाहते हो? सूरज ने कहा, सर, घर में कोई जरूरी मामला है। सूरज की आंखों में भरी चिंता देखकर अधिकारी ने सूरज को बिना पूछे ही छुट्टी मंजूर कर दी। अगले ही दिन सूरज घर पहुंचा। घर में उसकी मां एक कोने में चुपचाप बैठी थी। सूरज ने पास जाकर पूछा, मां, कल बाजार में क्या हुआ था? पहले तो सावित्री ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोली, बेटा, कल जब मैं ठेले पर नारियल बेच रही थी तो दरोगा भानु प्रताप आया। आते ही एक नारियल उठाकर नारियल पानी पीने लगा। जब मैंने पैसे मांगे तो गुस्सा हो गया और मुझे बाजार में सबके सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोला, अगर आगे से ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी अंदर करने में, समझी? बेटा, तू उस दरोगा से पंगा मत लेना, वह बड़े लोग हैं। सूरज ने धीरे से मगर सख्ती से कहा, मां, अब चाहे जो हो जाए मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अगली सुबह सूरज साधारण कपड़ों में अपनी बाइक लेकर सीधे बाजार की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर पुलिस का बैरिकेड लगा दिखा। 4-5 सिपाही किसी ऑटो वाले का फर्जी चालान बनाकर पैसे वसूल रहे थे। उनके बीच वही दरोगा भानु प्रताप खड़ा था, हाथ में डंडा और चेहरा उसी पुराने घमंड से भरा हुआ। सूरज ने बाइक आगे बढ़ाई ही थी कि दरोगा ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। ओए, कहां जा रहा है इतनी जल्दी? सूरज ने ब्रेक लगाई। दरोगा उसके पास आकर बोला, बहुत जल्दी में दिख रहा है रे, लेकिन तेरी यह जल्दबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। हेलमेट क्या तेरा बाप पहनेगा? चल, अब तेरा चालान बनेगा। चल, 2000 निकाल। सूरज ने शांत आवाज में कहा, साहब, किस बात का चालान? मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। दरोगा भानु प्रताप गुस्से में बोला, मेरे सामने फालतू जुबान चलाने की कोशिश मत कर। समझा? सूरज बोला, साहब, मेरे सारे कागज भी पूरे हैं और मैंने कोई गलती नहीं की। दरोगा भानु प्रताप पूरे गुस्से में बोला, मेरे सामने चालाकी कर रहा है। सूरज ने फिर साफ शब्दों में कहा, साहब, मुझे देर हो रही, मैं कोई पैसे नहीं देने वाला। आज आप 2000 मांग रहे हैं, कल 3000 भी मांगेंगे। बस इतना सुनते ही दरोगा का गुस्सा फट पड़ा। उसने बिना सोचे समझे सीधे सूरज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सन्न रह गई। सूरज के चेहरे पर दर्द से ज्यादा आग थी। उसने सख्त आवाज में कहा, साहब, इस थप्पड़ का जवाब आपको जरूर मिलेगा। दरोगा हंसा, जा, जो करना है कर ले, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। सूरज बाइक घुमाकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में सूरज थाने में पहुंच गया।
थाने में मुख्य अधिकारी आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ चाय के साथ समोसे खा रहा था। मुख्य अधिकारी ने सूरज को देखा और पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या लेने आए हो? सूरज ने कहा, साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मुख्य अधिकारी ने तिरछी नजर से देखकर कहा, यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जाओ यहां से। सूरज ने शांत स्वर में कहा, साहब, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। मुख्य अधिकारी भड़क गया। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, और अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी ही है तो 2000 लगेंगे। सूरज ने सख्त आवाज में कहा, साहब, रिपोर्ट तो फ्री में ही लिखी जाती है। मुख्य अधिकारी बोला, यह हमारे थाने का नियम है, यहां बिना पैसे दिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। सूरज ने मजबूर होकर जेब से पैसे निकालकर मुख्य अधिकारी के आगे रख दिए। मुख्य अधिकारी ने खुशी से पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए। पैसे लेते ही मुख्य अधिकारी ने सूरज को कहा, अब बताओ तुम्हें किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? सूरज ने कहा, साहब, मुझे दरोगा भानु प्रताप की रिपोर्ट लिखवानी है। कल उसने मेरी मां को भरे बाजार में जोरदार थप्पड़ मारा, और जब मैं थाने में आ रहा था तो दरोगा भानु प्रताप ने भी मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। इतना सुनते ही मुख्य अधिकारी का चेहरा बदल गया। वह गुस्से में बोला, क्या अपने ही थाने के दरोगा की रिपोर्ट? मैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता। ज्यादा जुबान चलाई तो अंदर कर दूंगा, समझा? सूरज ने कहा, साहब, आपने पैसे ले लिए हैं, अब रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी। मुख्य अधिकारी उठा और गरज कर बोला, कहा ना, नहीं लिखूंगा। अब चुपचाप निकल जा, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा अंदर करने में। सूरज थाने से बाहर निकल गया। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब सिर्फ दरोगा भानु प्रताप नहीं, बल्कि मुख्य अधिकारी को भी सबक सिखाना ही होगा। सूरज उसी समय थाने से बाहर निकला। उसका चेहरा सख्त था। उसने फोन निकाला और सबसे पहले उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त आकाश का नंबर मिलाया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर आकाश की आवाज आई, हेलो सूरज, बोल, क्या हुआ? सूरज की आवाज भारी थी। उसने कहा कि आकाश, शाम तक बाजार पहुंच जाना, दरोगा और मुख्य अधिकारी को सबक सिखाना है। आकाश ने कहा, ठीक है सूरज, मैं शाम तक पहुंचता हूं। फोन कटते ही सूरज ने तुरंत दूसरा फोन अपने सबसे भरोसेमंद साथी विक्रम का नंबर मिलाया। विक्रम ने फोन उठाते ही कहा, हां सूरज, सब ठीक तो है? सूरज बोला, नहीं विक्रम, कुछ भी ठीक नहीं है, करना पड़ेगा। दरोगा भानु प्रताप ने मेरी मां को भरे बाजार में थप्पड़ मारा, और जब मैं रिपोर्ट लिखवानी गया तो मुख्य अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अब यह बात ऐसे नहीं जाएगी, तू शाम तक बाजार पहुंच। विक्रम ने बिना एक पल सोचे कहा, ठीक है सूरज, मैं आता हूं। शाम के करीब 5 बजे थे। शाम तक तीनों दोस्त बाजार पहुंचे। सूरज ने दोनों को देखा और धीरे से कहा कि अब समय आ गया है दरोगा भानु प्रताप और मुख्य अधिकारी को उनका असली चेहरा दिखाने का। आकाश बोला, अगर आज इन्हें नहीं रोका तो यह कल किसी और पर हाथ उठाएंगे। सूरज ने कहा, हमें जिले की बड़ी अधिकारी मैडम से बात करनी होगी, वही सही रास्ता दिखा सकती है। उसी समय तीनों दोस्त थाने की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वह थाने पहुंच गए। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गए, मुख्य अधिकारी उन्हें देखकर चाय की चुस्कियां लेते हुए हंसा, अरे वाह, तू फिर आ गया, अब क्या लेने आया है, चल निकल यहां से। सूरज शांत आवाज में बोला, साहब, आज हम यहां लेने नहीं आए, आज हम आपका पर्दाफाश करने आए हैं। मुख्य अधिकारी ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, अरे तुम तीनों समझते क्या हो? खुद को यह कोई टीवी शो नहीं है कि यहां आओ और रिपोर्ट लिखवा लो, निकलो यहां से। मुख्य अधिकारी की बात पूरी होने ही वाली थी कि सूरज ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और बड़ी अधिकारी मैडम को फोन लगा दिया। मुख्य अधिकारी का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूरज सीधे जिले की बड़ी अधिकारी तक पहुंच जाएगा। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर दूसरी तरफ से मैडम की आवाज आई, आपका यहां आना बहुत जरूरी है। कुछ पल तक फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा रहा, फिर एक सख्त आवाज आई, सूरज, मैं अभी आ रही हूं। यह सुनते ही पूरे थाने में हलचल मच गई। सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ही मिनट बाद लेकिन आंखों में सख्ती साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वह थाने में दाखिल हुई, पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें देखकर नजरें मिलाएं। वह सीधे मुख्य अधिकारी के सामने जाकर रुकी। रिपोर्ट लिखवानी आया तो मुख्य अधिकारी ने रिश्वत मांगी। बाजार में फर्जी चालान काटे जाते हैं, ये लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैडम ने मुख्य अधिकारी की ओर देखा।
मुख्य अधिकारी हकलाते हुए बोला, मैडम ये सब झूठ है, ये लड़का मुख्य अधिकारी धीरे से बोला, मैडम बस एक गलती हो गई थी। मैडम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ऐसी गलती कोई नहीं करता जो जनता की इज्जत उतार दे। तुम दोनों ने कानून को शर्मिंदा किया है, इस थाने की छवि खराब की है। उन्होंने बिना किसी देर के कहा। मुख्य अधिकारी बाजार में वसूली कर रहे थे, अब दोनों मैडम के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़े हुए थे। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसका किसी भी समर्थन नहीं किया गया है। हमारा उद्देश्य समाज में एक सकारात्मक संदेश देना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। डिस्क्लेमर: यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं एआई द्वारा निर्मित हैं, जिनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह